नमस्कार। आज मैं आप सबों को इटली के एकीकरण के बारे में जानकारी दूंगी। यूरोप के इतिहास में 19वीं सदी का समय राष्ट्रीयता के विकास का काल माना जाता है। इसी राष्ट्रवाद के विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के रूप में दिखाई देता है। इटली का एकीकरण यूरोपीय इतिहास में कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। पहला यह कि प्राचीन काल से ही इटली रोमन सभ्यता के केंद्र के रूप में यूरोपीय राजनीति में एक नेतृत्वकारी एवं निर्णायक भूमिका में रहा। दूसरा, रोम में पोप के निवास स्थल के कारण यह एक धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तीसरा, जब सामंतवाद के पतन के समय यूरोपीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, तब भूमध्य सागरीय क्षेत्र प्रारंभ में यूरोपीय व्यापार वाणिज्य का प्रमुख क्षेत्र था और इटली ही इसका प्रमुख केंद्र था। चौथा, 15वीं से 16वीं सदी में पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ, जिससे आधुनिक यूरोप की नींव पड़ी और इस महत्वपूर्ण आंदोलन का जन्म स्थल भी इटली था। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक लंबे इतिहास क्रम में इटली राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से यूरोप का केंद्र बना रहा, लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद से यह अपना महत्व खोता गया और 19वीं सदी के आरंभ में जब 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ, तब ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने इसे एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र कहा। तात्पर्य है कि इटली कई छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। एकीकरण के बाधक तत्व। इटली के विखंडित होने के पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक तत्व उत्तरदायी थे। राजनीतिक स्तर पर कुछ बाह्य एवं कई आंतरिक तत्व इसके लिए उत्तरदायी थे। उदाहरण के लिए, इटली के छोटे छोटे स्वतंत्र शासक एकीकरण के विरोध में थे, क्योंकि एकीकृत इटली में उनका महत्व नहीं रह पाता। पोप इसलिए विरोधी था कि एकीकृत इटली का प्रधान पोप का प्रतिद्वंदी होता। बाह्य स्तर पर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप इटली के एकीकरण में बाधक था। 1815 के वियना कांग्रेस द्वारा इटली का लोम्बार्डी एवं वेनेशिया क्षेत्र ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोधी था, क्योंकि इससे उनकी सत्ता को चुनौती मिलती। सामाजिक स्तर पर पिछड़ेपन के कारण इटली के लोगों में एक इटालियन राष्ट्र की चेतना नहीं थी, जिसके कारण राष्ट्रीय जागृति का अभाव था। आर्थिक स्तर पर विभिन्न राज्यों में आर्थिक असमानता का होना भी इटली के एकीकरण में बाधक था। एकीकरण के प्रेरक तत्व। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उसके इतिहास के तत्व प्रमुख प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं, तो यहाँ भी अपने इतिहास, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति आदि को लेकर राष्ट्रवाद का उभार हुआ। इटली के एकीकरण से संबंधित घटनाएं एवं व्यक्तित्वों की भूमिका। नेपोलियन की भूमिका। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस की जो विजय यात्रा आरंभ हुई, उसमें सबसे पहले 1796-97 में इटली पर विजय प्राप्त की गई। क्रांति के आदर्शों को अनुरूप नेपोलियन ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की, लेकिन जब वह 1804 में सम्राट बन गया, तब यहाँ भी निरंकुश शासन स्थापित हुआ। फ्रांसीसी शासन के दौरान इटली को 3 भागों में बांट दिया गया। नेपोलियन ने यहाँ जो प्रशासनिक एकीकरण किया, उससे इटली में एकता की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इसी समय नेपोलियन के शासन के दौरान कुछ क्रांतिकारी संगठन भी स्थापित हुए, जैसे कार्बोनरी। इस गुप्त संगठन की स्थापना नेपल्स में हुई और आगे चलकर पूरे इटली में इसकी कई शाखाएं स्थापित हुई। इस संस्था ने क्रांतिकारी तरीके से इटालवी राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया। इसके साथ ही नेपोलियन के ही समय उत्तरी इटली में एक शिक्षित मध्य वर्ग का विकास हुआ, जिसने आगे चलकर एकीकरण के वैचारिक आधार को मजबूत करने में मदद की। 1815 की वियना कांग्रेस। ऑस्ट्रिया को इटली के 2 क्षेत्र वेनेशिया और लोम्बार्डी दे दिए गए। हालांकि सीमित रूप से ही सही, इटालवी जनता में इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया भी हुई। 1830 की क्रांति। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति से इटली भी प्रभावित हुआ। यहाँ पर ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप के विरुद्ध कई राज्यों में छिटपुट विद्रोह हुए, पर ये विद्रोह असफल रहे तथा इनका निर्मम दमन कर दिया गया। इसके बावजूद इससे राष्ट्रीयता के तत्वों को प्रेरणा मिली। 1840 का दशक।
यह दशक इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण वैचारिक कालखंड है, क्योंकि इस दशक में विभिन्न वैचारिक तबकों के बीच यह विमर्श हुआ कि इटली का एकीकरण किस तरह किया जाए। इस प्रक्रिया में 3 तरह के वैचारिक आंदोलन हुए। पहला, मेजनी इटली के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्हें इटालवी राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है। इन्होंने अपने साहित्य द्वारा राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार किया तथा युवा इटली यंग इटली 1831 में नामक एक संगठन बनाया, जिसका मूल उद्देश्य इटली के विभिन्न भागों को मिलाकर संयुक्त गणतंत्र की स्थापना करना था। मेजनी के विचार अपने प्रभाव के स्तर पर आंशिक रूप से ही सफल हुए, लेकिन इससे इटालवी जनता में राष्ट्रीय चेतना एवं संघर्ष की मानसिकता का अवश्य ही संचार हुआ। दूसरा, गियोबार्टी ये मेजनी के विचारों के विरोधी थे तथा इन्होंने इटली की मुक्ति के लिए नव गुएल्फ आंदोलन चलाया। इसका उद्देश्य पोप के नेतृत्व में विभिन्न इटालवी राज्यों का एकीकरण करना था, पर यह विचार जनता में अपना प्रभाव नहीं जमा सका तथा यह सिर्फ इटली के उत्तरी भागों तक सिमट कर रह गया था। तीसरा, नरमपंथी या उदारपंथी आंदोलन। यह आंदोलन भी उत्तरी इटालवी के अभिजात्य वर्गों ने चलाया। इस आंदोलन का यह विचार था कि इटली के राजनीतिक एकीकरण के पूर्व इसका आर्थिक एकीकरण आवश्यक है तथा एकीकरण सार्डिनिया के नेतृत्व में होना चाहिए। 1848 की क्रांति। जब फ्रांस में लुई फिलिप के शासन के विरुद्ध 1848 की क्रांति हुई, तब इसका प्रभाव इटली के विभिन्न क्षेत्रों पर भी पड़ा। प्रभाव का मुख्य केंद्र ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप वाले लोम्बार्डी, वेनेशिया आदि क्षेत्र थे। इटालवी राज्य सार्डिनिया ने अपने राजा चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में ऑस्ट्रियाई प्रभुत्व के खिलाफ लोम्बार्डी पर आक्रमण किया तथा सभी इटालवी राज्यों को एकजुट होने का आह्वान किया। लोम्बार्डी की जनता ने भी सार्डिनिया के प्रयासों का समर्थन किया, पर इस विद्रोह का दमन भी कर दिया गया। इस क्रांति के समय की दूसरी घटना थी रोमन गणतंत्र की स्थापना का असफल प्रयास। रोम में 1848 में पोप पायस 9वां का शासन था, जिससे जनता क्षुब्ध थी। इसी समय पोप के प्रधानमंत्री काउंट राउसी की हत्या कर दी गई, जिसके कारण पोप डरकर रोम से भाग गया। इस घटना को देखकर मेजनी के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने रोमन गणतंत्र की स्थापना का प्रयास किया। इस समय फ्रांस पर नेपोलियन तृतीय का शासन था। उसने फ्रांस की रोमन कैथोलिक जनता का समर्थन पाने के उद्देश्य से पोप के समर्थन में रोम में अपनी सेना भेजी। इसके कारण रोमन गणतंत्र की स्थापना का क्रांतिकारी प्रयास असफल रहा। साथ ही जो फ्रांसीसी सेना रोम आई थी, वह 1870 तक रोम पर कब्जा बनाए रखी। इटली के एकीकरण में व्यक्तियों की भूमिका। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात इटली के एकीकरण पर व्यक्तियों की भूमिका प्रमुखता से सामने आती है। इस संदर्भ में काबूर एवं गैरिबाल्डी उल्लेखनीय हैं। काबूर की भूमिका 1852 से 60। 1852 ईस्वी में काबूर सार्डिनिया पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री बनता है। काबूर का उद्देश्य था सार्डिनिया पिडमॉन्ट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना। काबूर मेजनी से कुछ संदर्भों में भिन्न था। मेजनी कल्पनाशील, काबूर व्यवहारिक। मेजनी गणतंत्रवादी, काबूर राजतंत्रवादी। मेजनी इटली का एकीकरण सिर्फ राष्ट्रीय तत्वों के सहयोग से हो, जबकि काबूर विदेशी सहायता आवश्यक है। काबूर ने सर्वप्रथम सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास पर बल दिया। राजनीतिक सुधार। इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली के आधार पर सार्डिनिया में भी संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो। दूसरा, स्थानीय स्वशासन का विकास हो। तीसरा, सेना का पुनर्गठन हो। इन सब के साथ ही काबूर ने यह कोशिश भी की कि पहले से चली आ रही विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं को जोड़कर सार्डिनिया पिडमॉन्ट का राजनीतिक विकास हो। आर्थिक सुधार। अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र कृषि, उद्योग और व्यापार में काबूर ने राजकीय प्रोत्साहन आधारित आर्थिक नीतियां लागू की। सार्डिनिया पिडमॉन्ट आर्थिक दृष्टि से मजबूत राष्ट्र बन सके। सांस्कृतिक सुधार। धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए चर्च के अधिकारों को कम किया गया, शिक्षा का व्यवसायीकरण किया गया तथा इसमें इटालवी राष्ट्रवाद की अवधारणा स्थापित की गई तथा इसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हो सके।
काबूल की विदेश नीति। 1852 ईस्वी में काबूल जब प्रधानमंत्री बना तब उसके पास 1848 की क्रांति के अनुभव थे। इस क्रांति की असफलता को देखकर काबूल यह मानने लगा था कि बिना विदेशी सहायता के इटली का एकीकरण संभव नहीं है। इसके लिए फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है और इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को समाप्त करना है। काबूल को अपनी नीति में सफलता 1854 से 56 ईस्वी तक चले क्रीमिया युद्ध के संदर्भ में मिली। काबूल ने इस लड़ाई में तुर्की के समर्थन में सार्डिनिया की सेना भेजी। जब 1856 में तुर्की, ब्रिटेन, फ्रांस का गुट इस युद्ध में सफल हुआ तो पेरिस सम्मेलन बुलाया गया और इसमें भाग लेने के लिए काबूल को भी आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान काबूल ने इटली की दुर्दशा के लिए ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को उत्तरदायी ठहराया और इसके माध्यम से न सिर्फ इटालवी एकीकरण के प्रश्न को एक बहुउद्देशीय सम्मेलन में उठाया वरन इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों की सहानुभूति भी अर्जित की। आगे चलकर काबूल ने 1858 ईस्वी में फ्रांस के साथ प्लाम्बियर्स की संधि की, जिसके तहत यह प्रावधान था कि अगर सार्डिनिया एवं ऑस्ट्रिया में लड़ाई होती है तो फ्रांस उसमें सार्डिनिया की सहायता करेगा और इसके बदले सार्डिनिया फ्रांस को नीस एवं सेवाएं प्रांत देगा। 1859 में काबूल की कूटनीति के कारण सार्डिनिया का ऑस्ट्रिया के युद्ध प्रारंभ हुआ। फ्रांस की सहायता से प्रारंभ में सार्डिनिया को काफ़ी सफलता मिली, पर कुछ कारणों से फ्रांस को सार्डिनिया की सहायता रोकनी पड़ी, जिसके कारण थे प्रशा फ्रांस की सीमा पर अपनी सेना भेज रहा था क्योंकि वह इटली में फ्रांसीसी प्रभाव की स्थापना का विरोधी था। दूसरा, फ्रांस की कैथोलिक जनता इस बात से डर रही थी कि अगर सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो जाता है तब पोप की सत्ता खतरे में पड़ जाएगी और उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। इस बात के कारण फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय की आलोचना होने लगी। अंततः 1859 में ही फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध विराम के रूप में विलाफ्रेंका की संधि की, जिसके तहत उसे ऑस्ट्रिया से इटली का लोम्बार्डी क्षेत्र प्राप्त हो गया। फिर फ्रांस एवं सार्डिनिया के बीच ज्यूरिख की संधि के तहत लोम्बार्डी क्षेत्र सार्डिनिया को प्राप्त हो गया। इस तरह काबूल ने अपनी कूटनीति से क्रीमिया युद्ध के द्वारा एकीकरण के प्रश्न को व्यापक आधार दिया। 1859 में ज्यूरिख संधि के तहत लोम्बार्डी क्षेत्र सार्डिनिया को प्राप्त हो गया, जिससे इटली के एकीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। 1860 के बाद की घटनाएं। गैरिबाल्डी की भूमिका। गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में एक सेनानायक के रूप में भूमिका निभाता है। अपने प्रारंभिक जीवन में गैरिबाल्डी गणतंत्रवादी विचारों से प्रभावित था और वह मेजनी के युवा इटली संगठन का सदस्य था। आगे चलकर 1848 की क्रांति के समय गैरिबाल्डी ने चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया विरोधी सार्डिनियाई विद्रोह में भूमिका निभाई। साथ ही उसने रोमन गणतंत्र की स्थापना के असफल प्रयास में अपनी भूमिका निभाई। 1856 में गैरिबाल्डी काबूल से मिलता है तथा सार्डिनिया राजतंत्र के सेनानायक के रूप में जुड़ जाता है। जुड़ाव का एक सांकेतिक महत्व है क्योंकि गणतंत्रवादी समर्थक राजसत्तावादी समर्थकों से जुड़े रहे हैं और इसके प्रभाव स्वरूप सार्डिनिया के गणतंत्रवादी एवं राजसत्तावादी गुटों में भी समझौता हुआ और दोनों ने साथ मिलकर एकीकरण की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाना प्रारंभ किया। गैरिबाल्डी की वास्तविक भूमिका 1860 से प्रारंभ होती है। 1860 में मेजनी के गणतंत्रवादी विचारों से प्रभावित होकर दक्षिणी इटली के सिसिली की जनता ने वहां के निरंकुश शासक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। गैरिबाल्डी ने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया और अपनी रेड शर्ट्स नामक क्रांतिकारी सेना के माध्यम से सिसिली पर अधिकार कर लिया। आगे चलकर गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली के प्रांत नेपल्स पर भी 1860 में कब्जा कर लिया और इसके पश्चात उसने रोम पर कब्जे की योजना बनाई। लेकिन काबूल गैरिबाल्डी के इस अभियान में से सहमत नहीं था। काबूल ने कूटनीति के तहत निर्णय लिया कि अभी फ्रांस के साथ युद्ध करना सही नहीं होगा। वेनेशिया। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया एवं प्रशा युद्ध के दौरान प्रशा की जीत हुई और इस युद्ध के पश्चात वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हुआ। प्राग की संधि के तहत वेनेशिया इटली को दे दिया गया। रोम।
1870 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान जब फ्रांस एवं प्रशा में युद्ध हुआ, तब सेना की आवश्यकता को देखते हुए फ्रांस को अपनी सेना रोम से वापस बुलानी पड़ी और जैसे ही रोम से फ्रांसीसी सेना हटी, सर्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल ने अपनी सेना को भेजकर रोम पर कब्जा कर लिया। रोम पर अधिकार होने के साथ ही 1870 ईस्वी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अंततः कहा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रभावों, 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास आदि के द्वारा इटली के एकीकरण की जो व्यवस्थित प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसे मेजनी के आदर्शवाद, काबूल के कूटनीतिवाद, गैरिबाल्डी के सैन्यवाद ने पूर्णता प्रदान की। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।